वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुबोध कुमार जी, जो कि पटना बिहार में प्रैक्टिस करते हैं। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका तो भी सर, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हम काफी थैंकफुल आपको लेके। और सर, आप जरा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। मैं पटना उच्च न्यायालय बिहार में प्रैक्टिस करता हूं। इसके अलावा मैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी एडवोकेट हूं। इसके अलावा मैं बिहार राज्य लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी एडवोकेट के अलावा ब्रिजलाल ग्रामीण विकास संस्थान जो पटना बिहार में स्थित है उसका भी मैं लीगल एडवाइजर हूं। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। राष्ट्रीय समाज हित दल एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका मैं राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। यही एक मेरा छोटा सा परिचय है। इसके अलावा मैं PIL केसेज, सर्विस मैटर केसेज, ये सारे भी करता हूँ। इसके अलावा अन्य बहुत सारे केसेज हैं। सर, ये छोटा परिचय नहीं है, काफी बड़ा परिचय। ये कह सकते हैं कि कम शब्दों में आपने बहुत सारी चीजें बता दी है अपने बारे में, जो कि आपकी उपलब्धियां जो हैं वो काफी अपने आप में यूनिक हैं। तो सर, कहने का मतलब ये है कि आप सर्विस मैटर के एक्सपर्ट हैं। और जी आज हम चर्चा करने वाले हैं सर्विस मैटर पे भी। सर्विस मैटर अभी अपने आप में एक बहुत यूनिक और बहुत ही फ्लरिश मतलब साइड है प्रैक्टिस में, ठीक है, और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है सर, तो चलिए सर शुरुआत जी करते हैं। तो सर, इसमें मेरा जो पहला क्वेश्चन है, जो पहली जो क्वेरी है वो ये है कि व्हाट इज सर्विस मैटर, या सर्विस मैटर है क्या चीज, क्या इसमें रिलीफ रिलीफ तो नहीं। सबसे पहले आप ये बताइए कि सर्विस मैटर है क्या चीज। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनकी जो सेवा संबंधी जो भी अपने वो कार्य करते हैं, चाहे ग्रुप ए हो, ग्रुप B के हों, C के हों या D के भी हों, जो भी कर्मचारी गण हैं, उनका अगर किसी भी प्रकार से उनका हनन होता है, या तो उनका पारिश्रमिक में हो, पेंशन भत्तों में हो, रिटायरमेंट बेनिफिट हो, या तो फिर अगर उनके फादर हों, उनके वो डेथ कर जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अनुकंपा पर जो सर्विस, अनुकंपा पर आधारित सर्विस नौकरी हो, ये सब चीज़ें जो है सर्विस मैटर के अंतर्गत आते हैं। और जो सर्विस मैटर होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। जो रिट जो होते हैं, आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत 226 के अंतर्गत जो है हम लोग ये इसको सर्विस मैटर को दाखिल करते हैं माननीय उच्च न्यायालय में। इसके लिए 2 तरह से हम लोग दाखिल करते हैं। पहली बात तो इसके लिए स्टेट ट्रिब्यूनल भी बनाए गए हैं। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द केस, जो कि केस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे पहले ट्रिब्यूनल में दाखिल करें या तो फिर डायरेक्ट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करें। इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए अलग कानून होते हैं, उनका अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। उसके लिए भी कैट बना हुआ है, आर फोर्सेज ट्रिब्यूनल बने हुए जो आर्मी के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए इस तरह से अलग अलग ट्रिब्यूनल। उसके बाद हम माननीय उच्च न्यायालय में फाइल करते हैं, या डायरेक्ट माननीय उच्च न्यायालय भी फाइल कर सकते हैं। इट डिपेंड तो अपॉन द सर, नेचर ऑफ द केसेज। जी सर, ये जो कैट होता है, ठीक है, कैट हो गया, यानी कैट हो गया सेंटर का, तो सेंट्रल, स्टेट हाँ का भी सेंट्रल अलग। एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ, तो अगर सेंट्रल स्टेट का है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जी जी सेंट्रल नहीं, मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं वो अलग होते हैं। अगर जैसे रेलवे के एम्प्लॉय हो गए या इनकम टैक्स एम्प्लॉय हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से IAS हैं, IPS हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं उन लोगों के लिए है, जो कि प्रोसीड्यूर जो किया हुआ है। जी। तो सर, अगर स्टेट का एम्प्लॉय है सर, फिर वो कहाँ जाएगा? वो कैट में नहीं जाएगा, वो अपना अगर हाँ रिलीफ उसे चाहिए। हाँ, स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए स्टेट जो के लिए स्टेट ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। जैसे शिक्षा विभाग के अलग है, एजुकेशनल ट्रिब्यूनल हैं, उसमें दाखिल कर सकते हैं। या तो फिर कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हम लोग है जो कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल करते हैं आर्टिकल जी 226 के तहत। जी।
तो सर यानी कहने का मतलब ये है कि जो सर्विस मैटर होते हैं वो अपन हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, जो उनकी जो प्रक्रिया जी है उनको फाइल करने की वो हाई कोर्ट में जी होती है। इन जी सारी बातों का सारपूर्ण जो आंसर जो जी है वो ये है। तो सर जी जी एक तरफ कैट है और एक तरफ जो स्टेट के लिए जो अपन फाइल करेंगे वो है, और एक तरफ हाई कोर्ट है। ये तीन चीजें जी जो है वो पैरेलली चल रही है इस चीज में। अगर जी कोई सर्विस जी मैटर जी से रिलीफ चाहता है तो इन तीन चीजों को वो ध्यान में रखे। जुरिस्डिक्शन की जब बात होती है कि ये चीज कहाँ फाइल की जाएगी, तो वो अपने माइंड में हाई कोर्ट को और कैट को और जो स्टेट का जो है उसको अपने दिमाग में जी रखे। हालांकि कैट पे आपने क्लियरेंसी दे दी है कि जो हम्म ये अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं ये लोग उसमें जी जाएंगे अपना मैटर फाइल जी करने के लिए। जी जी विच डिपेंड अपॉन द मैटर। डायरेक्ट हाई कोर्ट भी आ सकते हैं कुछ मैटर में, लेकिन कुछ मैटर में हम लोग है कि ट्रिब्यूनल में जाते हैं। जी जी सर। हम्म जैसे हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए हम जो है सेक्शन सॉरी आर्टिकल जो है 226 है वो हम टू यूज करते हैं। जी 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 226 के अंतर्गत हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट जुडिक्शन केस फाइल करते हैं। जी जी सर। तो सर मेरा जो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो हम्म, अनुकंपा नौकरी होती है, जो कंपनसेटरी जी ग्राउंड में जो नौकरी होती है, ये क्या है और क्या इसको फाइल करने का प्रोसेस है, कौन कौन इसमें रिलीफ ले सकते हैं, और क्या इसके अभी इन दिनों ड्रॉबैक्स जो चीजें निकल के आ रही हैं बहुत बार जो कि हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि ये जी चीजें ये तथ्य बताकर जो है अनुकंपा नौकरी प्राप्त की। तो इसके बारे में जी आप थोड़ा विस्तार से बताइए। जी अनुकंपा पर आधारित अगर किसी कोई व्यक्ति के अगर फादर हैं जो रिलेटिव फादर हो अगर सर्विस में हैं अगर डेथ कर जाते हैं तो उसके आधार पर उनके जो बच्चे हैं बच्चियां हैं या उनकी वाइफ हैं उनको एज अनुकंपा के आधार पर नौकरी लेने के लिए वो हकदार होते हैं। और इसके लिए पहले जैसे ही डेथ करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ वो अपने जो डिपार्टमेंट है उनको है जो कि अपना वो डॉक्यूमेंट पर प्रोड्यूस करते हैं। तो सारी बातों को अपना एक ड्राफ्ट कर करके लिख कर करके आवेदन देते हैं। उस आधार में नियमतः उनको करना चाहिए, उसके लिए कमेटी बैठती है और उस कमेटी के माध्यम से किया जाता है। अगर उसमें वो नहीं करते हैं तो उसके बाद हम लोग है जो कि हाई कोर्ट में है जो कि उसके लाइट में उस आवेदन के लाइट में हाई कोर्ट में हम लोग बात को रखते हैं और उनको उस तरह से रिलीफ फिर हाई कोर्ट के द्वारा निश्चित ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हमने है जो कि पिछले बार है जो कि एक सावित्री देवी हैं CWJC माननीय उच्च न्यायालय में हमने फाइल किया था CWJC नंबर 20453 है 2018, जिसमें है जो कि अनुकंपा के आधार पर था, जिसमें इनको पेंशन भी निर्धारित किया हुआ और ये अपने है जो कि बड़े लड़के जो थे उनको है जो कि सर्विस दिया गया, नौकरी नहीं लेना नहीं चाह रही थी इसलिए हमने ये किया था इस तरह से। इसमें मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर वो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या सेंटर और स्टेट के जो सर्विस रूल्स होते हैं क्या वो अलग अलग होते हैं या वो एक ही होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सेंट्रल और स्टेट के जो सर्विस रूल्स होते हैं वह अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है वह पार्लियामेंट रूल करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि नियम कानून बनाती है, और स्टेट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अपना नियम कानून अपने अनुसार जो इम्प्लाई होते हैं उसको गाइड करते हैं, इसलिए दोनों जो है अलग अलग होते हैं। दोनों में मतलब अगर दोनों में कॉन्ट्रडिक्शंस होता है या विरोधाभास जिसको अपन बोलते हैं वो चीज अगर होती है, या यूं मान लीजिए कि जब दोनों के जुरिस्डिक्शन टकराते हैं, दोनों में टकराट होता है, तो उसमें प्रायोरिटी किसको मिलती है? सर्विस के जो सेंटर के जो सर्विस रूल्स हैं उनको मिलती है या स्टेट के जो रूल्स सर्विस रूल्स हैं उनको मिलती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार हो जाएंगे। अगर कॉन्ट्राडिक्टी होती है बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अनुसार होती है, गाइड हो जाएंगे। मतलब तो प्रायोरिटी जो ऐसे है वो स्थिति में हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की होती जाएगी। जी वैसे जी इन दोनों के बीच में टकराव होने की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि दोनों के लिए जो है अलग अलग गाइडेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय है उनका है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है और वो तो जो उनका जो अपना योगदान होता है जो एम्प्लॉयमेंट जो उनका जो लेटर जो बनता है वो किसके एम्प्लॉय हो तो स्वतः उनको खुद ही पता होता है, इसलिए इसमें तो कॉन्ट्राडिक्टी सी बात है, उठने की संभावना बहुत ही कम होती है। जी जी हम्म। जी सर।
तो सर मेरा इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा ये क्वेश्चन है कि इन दिनों ये चीज बहुत ट्रेंडिंग है, या बहुत बार ये इशू देखने को हमें मिलता है कि ये जो कंपनसेटरी ग्राउंड में जो जॉब मिलती है, अनुकंपा नौकरी जो मिलती है, इसमें पुत्र और पुत्री के बीच में लेके ये विरोधाभास होता है कि कई बार की जो नौकरी है वो बेटी को दी जाए, या नौकरी जो है वो जी। बेटे को दी जाए। एक्चुअल में इसका एंटाइटल्ड कौन होता है? या तो इसमें जो लड़की जो जो पुत्री है वो अनमैरिड है, वो एंटाइटल्ड है, मतलब लड़की के मैरिड हाँ। होने अनमैरिड होने का अनुकंपा नौकरी पे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि दोनों पुत्र और पुत्री दोनों जो है अपने लीगल हेयर्स हैं, वो अपने फादर के, इसलिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी लेने के लिए दोनों हकदार हैं। लेकिन मैरिज होने के पश्चात तो जो है, क्योंकि अगर उस तरह का उनका अगर होता है तो उसमें है जो कि इनको है जो कि हकदार नहीं माना जाता है ना। मैरिड होने के पश्चात जो है वो इनका है जो कि डिपेंडेंसी है जो कि खत्म हो जाती है। डिपेंडेंसी खत्म होने की वजह से उनको एंटाइटल्ड नहीं माना गया है। नहीं माना तो गया सर है। जी जी, तो सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कई बार अगर किसी ने अपने फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश करके, फॉल्स चीजें पेश करके नौकरी प्राप्त कर ली, अनुकंपा नौकरी जो है, क्योंकि जी। बहुत सारे जो है मैटर्स इन दिनों अनुकंपा नौकरी के ही ज्यादा देखे जाते हैं। दो ही चीजें ट्रेंडिंग है अभी सर्विस मैटर में, जो है कि एग्जामिनेशन रिट और अनुकंपा नौकरी। तो अगर कोई इस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे अगर अनुकंपा नौकरी प्राप्त कर लेता है तो इसके पीछे क्या लीगल एक्शन होता है? यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो बेनिफिट्स लिए हैं उनकी रिकवरी कैसे होती है, और क्रिमिनल में आपको किस तरीके से पनिशमेंट मिलता है? जी। ये बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है, चूँकि इस तरह का एक हमारे पास में मामला आया था। इस और उसमें हम एडवोकेट के रूप में भी रह चुके हैं। तो इसमें है जो कि जो चूँकि अनुकंपा के आधार पर फॉल्स सर्टिफिकेट पर लेते हैं, अगर वो किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत किया जाता है, ये व्यक्ति फॉल्स एवं फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें है जो कि कार्रवाई जो होती है बहुत ही दंडनीय होती है। इसमें है जो कि उनका है जो कि टोटल जितना भी अर्निंग ऑफ दी जो सर्विस है वो सारा का सारा रिकवरी किया जाता है, और प्लस एफआईआर दर्ज करने का, जो भी चल अचल संपत्ति से जो उसको रिकवरी करने का आदेश दे दिया जाता है। उसमें मैं ही एक एडवोकेट था, और उसमें जो कैसा किया गया आदेश दिया गया था, लोकायुक्त के यहाँ है जो कि यह शिकायत दर्ज किया गया था। मैं नाम नहीं लूँगा अपने क्लाइंट का, लेकिन वो जो एएसआई के पद पर थे और उन्होंने है जो कि 15 वर्षों तक नौकरी की है, और उसके बाद है जो कि उनके एक अपने ही मित्र के द्वारा उनको सारी बातें की जानकारी थी और उन्होंने कर दिया। इस आधार पर वो एफआईआर दर्ज किया गया और कोर्ट के द्वारा, लोकायुक्त बिहार के द्वारा आदेश दिया गया कि इनके चल अचल संपत्ति से जो है उसको रिकवरी किया जाए। तो बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही जटिल समस्या है इस तरह के, तो करने वाले को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यानी जो भी बेनिफिट्स उन्होंने लिए हैं, जो भी चीजें उन्होंने ली हैं, वो बैक डेट से और विथ ड्यू फाइन जो है वो चीज वापस ली जाती है, जो उनकी लायबिलिटी होती है। अगर सिविल की बात करें, क्योंकि सिविल हमेशा जो है, सिविल लॉ हमेशा रिकवरी का काम करता है, और जो क्रिमिनल लॉ है वो आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी तय करता है। ये इसका सारपूर्ण बात ये है। जी सर। तो सर इसमें जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो कि जिस चीज के आप एक्सपर्ट भी हैं, जिस ऑलरेडी आप इसमें इन्वॉल्व भी हैं, ये जो एग्जामिनेशन रिट्स जो इन दिनों बहुत ट्रेंडिंग है, चाहे बीपीएससी ले लीजिए या किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन ले लीजिए, उसके अगेंस्ट जो भी रिट फाइल होती हैं एग्जामिनेशन को लेके, चाहे किसी क्वेश्चन को लेके डिस्प्यूट होता है या किसी भी पॉइंट पे जो है डिस्प्यूट होता है, तो ये इसका क्या प्रोसेस है? किस तरीके से हम इसे फाइल करेंगे और कितना परसेंट इसमें रिलीफ मिलता है, और किन किन बिहाफ में हमें जाके, किन किन ग्राउंड्स में जाके हमें रिलीफ मिलता है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये भी जितने भी बीपीएससी के अगेंस्ट जो भी बहाली की प्रक्रिया की जाती है, और उसके बाद जो है केसेज जो है, अगर सपोज डेट जो एम्प्लॉयमेंट निकलता है, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस बीपीएससी या बिहार स्टाफ सिलेक्शन या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा निकाला जाता है, उसमें किसी प्रकार का इलीगलिटी होता है, तो उस आधार पर लोग उसको, इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस को भी चैलेंज करते हैं। अगर सपोज कि किसी को आरक्षण दिया गया, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है,
ESW हैं, जो भी हैं उनको आरक्षण दिया, तो उस आरक्षण के अनुसार अगर पालन नहीं किया जाता, उस आरक्षण को जो गवर्नमेंट के सर्कुलर के अनुसार पालन नहीं किया जाता है, और अगर रिजल्ट देना है 110 देना है तो उस आधार पर अगर नहीं देते हैं, कम देते हैं, इस लाइट में जो है जो भी अभ्यर्थी होते हैं वह माननीय उच्च न्यायालय में डायरेक्ट है जो कि रिट है जो कि दाखिल करते हैं, और उस आधार पर कि माननीय उच्च न्यायालय जो है जो कि जो संबंधित अथॉरिटी है उनसे है जो कि अपना काउंटर मांगते हैं, उस आधार पर उसको उस लाइट में उनको अपना आगे का है जो कि एक्शन लेने के लिए आदेश देती है। इस प्रकार के मामले होते हैं। मैंने भी माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया था, जो कि 2013 से कोई भी बिहार में है जो कि APO की बहाली नहीं निकली थी। जो हमने इन पर्सन दाखिल किया था CWJC नंबर 1165/2020, जिसमें की है जो कि 552 पदों के लिए जो कि BPSC के द्वारा बहाली निकाली गई। अभी बहाली प्रक्रिया चल रही है, कंप्लीट में PT हो गया, मेंस भी हो गया है, और उसका अभी और प्रक्रिया भी चल रही है इसकी। इस प्रकार से नहीं, ये तो काफी अच्छा, मतलब वो आपकी तरफ से सराहनीय कदम था। जी सर। जी सर। इसमें सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन एक तरीके से, क्योंकि आप न्यायिक सेवा के एग्जाम के अगेंस्ट जो है आपने रिट फाइल की थी, लोक अभियोजन। तो जी सर, आप मतलब BPSC की तरफ से थे, ठीक है, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा आपसे इसमें इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि इन दिनों अभी बहुत चर्चा का विषय है, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आता है या ऑब्जेक्शंस आते हैं, रिकमेंडेशन आती है कि जो न्यायिक सेवा है, जो जुडिशियल सर्विसेज के लोअर जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, उसमें बहुत से स्टेट में, अब लगभग सभी स्टेट में 3 साल का जो प्रैक्टिस का रूल है वो हटा दिया गया है। यानी एज ए लॉ ग्रेजुएट, एज ए फ्रेशर जो है आप इस जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो इसमें किस हद तक आपको ये लगता है कि ये जरूरी है कि प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है टू बी ए जज? मतलब अगर आप न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये किस हद तक जरूरी है? क्योंकि अगर हम बात करते हैं उच्च न्यायिक सेवा की, तो उसमें मिनिमम 7 ईयर्स की प्रैक्टिस जरूरी है। बिना 7 ईयर्स की प्रैक्टिस के आप उस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो एक उच्च न्यायिक सेवा में आप 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रायल कोर्ट की, जो सबसे लोवेस्ट कोर्ट जो है, मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है, उसमें आप किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। ये चीज कहाँ तक सही है? और इससे रिलेटेड जो भी रूलिंग्स हैं, रेलिवेंट रूलिंग्स हैं, वो बताइए। ओके। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यह बताना देना चाहूँगा कि जो BPSC के द्वारा किसी स्टेट लेवल के जो BPSC के द्वारा जो निकाली जाती है मजिस्ट्रेट की बहाली के लिए, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जैसे ही LLB करके पास आउट होकर के आते हैं, वो जुडिशियरी में बैठते हैं, और उसके बाद उनको प्रॉपर वे में जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग दिया जाता है। उनके लिए ट्रेनिंग का प्रोविजन है, जो जुडिशियल एकेडमी हर एक स्टेट में होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग दे करके, और उनके बाद उनको है जो अपना जो है जो कि ज्वाइनिंग कराया जाता है। उसी प्रकार से जो 7 ईयर्स रखा गया है ADJ के लिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बहाली के लिए, तो चूंकि एज ए एडवोकेट के रूप में जो है आप जजमेंट को, केसेज को पढ़ते हैं, देखते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, किस तरह क्या तथ्य है, क्या परिस्थिति है, उससे भली भांति अवगत होते हैं, तो वो भी एक प्रकार का आप एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हैं। और उस एक्सपीरियंस को ही काउंट करने के पश्चात जो है वह आपको ADG के जो परीक्षा के लिए बैठने का जो अनुमति दिया जाता है, यह बहुत ही अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप उससे जो कि गेन करते हैं, उससे जो कि जो आप अनुभव के आधार पर जो है जजमेंट देते हैं, क्लाइंट किस तरह से रहते हैं, कहाँ कौन, क्योंकि आपके पास जो भी हम भले ही पक्ष रखते हैं क्लाइंट का, लेकिन सही और गलत का फर्क तो हर व्यक्ति जानते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 302 का भी मुद्दा है, फिर भी हम कहते हैं दे आर इनोसेंट, यही बात हम लोग रखते हैं। अब अलग है कि अब जज साहब अपना उस तथ्य परिस्थितियों के आधार पर अपना वो उनको सजा दी जाती है। तो इस प्रकार से हम है जो कि केसेज के अध्ययन करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं। जो हम लोग का जो प्रैक्टिस का मतलब होता ही है कि हम लोग डे टू डे अध्ययन कर रहे हैं, डे टू डे कुछ न कुछ हम लोग सीख रहे हैं। इसलिए है जो कि यह बहुत ही जरूरी है कि उनको अनुभव प्राप्त करना। और भी आप डायरेक्ट AD जब बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के पदाधिकारी बन रहे हैं,
न्यायिक पदाधिकारी बन रहे हैं, जो किसी के को है जो कि सजा दे रहे हैं, आप है जो, इसलिए न्याय के मंदिर में बैठने के लिए बहुत ही जरूरी। जी सर, यानी मेन रीजन ये है उससे प्रैक्टिस का जो नियम है हटाने का, क्योंकि उनको 1 साल की ट्रेनिंग जो है एकेडमी में दी जाती है। हाँ, तो इसमें एकेडमी में दी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है सर? हाँ, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन इसके अलावा आपका अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि केवल आपको वहाँ जो एकेडमी में जो दी जाती है वह है जो कि प्रॉपर वे में केवल आपको है जो कि जजमेंट और ये सब ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वास्तविक जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको सोसाइटी में मिलता है, समाज में मिलता है कि आपके पास कैसे लोग आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, क्या कौन कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। एज ए एडवोकेट आप खुद अनुभव आप करती होंगी, क्योंकि हम लोग तो भाई अभी हम बताएं कि जो व्यक्ति हमारे पास ऑफेंस कर करके आते हैं तो उनका भी हम लोग पक्ष रखते हैं, तो भाई दे आर इनोसेंट कहते हैं उनके भी पक्ष में। तो इस प्रकार से एक अनुभव होता है, उसी अनुभव के आधार पर हम जब उस समय उस पद पर बैठते हैं तो उसको हम लोग निर्णय लेने में हमें सहूलियत होता है। यह समाज से अनुभव होता है, न कि वो बंद कमरे में ट्रेनिंग से इसका अनुभव नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, काफी क्लियरेंसी मिली इस पॉइंट पे भी। जी 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 सर। तो सर मेरा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपनी इसी सर्विस मैटर के आप एक्सपर्ट हैं, कि जो सेंटर के जो रूल्स हैं और जो अपने स्टेट के रूल्स हैं, दोनों के रूल्स हैं, तो इन दोनों की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इसमें जो अमेंडमेंट करने का क्या प्रोसेस है और इनमें अमेंडमेंट कौन कौन कर सकता है? यानी स्टेट के रूल आएंगे तब कौन करेगा, सेंटर के रूल्स आएंगे तब कौन अमेंडमेंट करेगा? क्योंकि इनका जो एक अथॉरिटी जो है, इनकी जो भी एप्लीकेशंस हैं और जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो कहाँ जाएगी, ये डिसाइड हो गया है। तो इसी तरीके से इनके जो रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट किस तरीके से होगा? या तो सीधी सी बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है रूल्स में अमेंडमेंट करने की बात हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना नियम अपने अनुसार जो कि नियम कानून में संशोधन करेंगे, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। जी जी सर। जी तो सर इसमें मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि सर जो एग्जामिनेशंस होते हैं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी रिस्क लगती हैं, इसमें मेनली ऑब्जेक्शन क्या क्या होते हैं? जो एग्जामिनेशन से संबंधित जो केसेज जो हम लोग हमारे पास आते हैं, उसमें जो है अगर कोई व्यक्ति जो है, अभी हमने बताया रिजर्वेशन के आधार पर जो केसेज होते हैं कि अगर उसमें प्रॉपर वे में आरक्षण नहीं दिया गया या रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया तो ज़्यादा वाले को ले लिया गया, कम वाले को नहीं लिया गया, या तो किन्हीं का रिजल्ट में भी कम बेसी नंबर ही कम है, इस आधार पर लोग चैलेंज करते हैं। तो कॉपी भी हम लोग निकलवा कर करके देखते हैं यहाँ कितना आपको नंबर सही में आया है, इस आधार से जो कि हम उसको देखते हैं। उसमें अभी हमने है जो कि हमारे पास चित्रा कुंदन कर करके है, बिहार जुडिशियरी का ही है एग्जामिनेशन से है संबंधित। ये लोग मजिस्ट्रेट का एग्जामिनेशन दिए थे 33वीं में, तो इसमें है जो कि इनको है जो कि इन लोगों को है जो कि ये पीटी भी पास कर आउट हो गए, मेंस भी पास आउट हो गए, और मेंस में जितना जो मेरिट बना उससे इनको नंबर अधिक है, लेकिन इंटरव्यू में इनको है जो कि कम नंबर दे दिया गया। इस आधार से हमने है जो कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में है जो कि ये चैलेंज किया, तो जिसमें कि जस्टिस शिवाजी पांडे साहब के द्वारा है जो कि इसमें से है जो कि 2 बच्चों को करने के लिए कहा गया, और बाकी लोगों को है जो कि वेरिफिकेशन अभी चल रहा है, उसके लाइट में आगे अभी किया जाएगा, पेंडिंग है दिस मैटर पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। जी सर। तो सर इसमें मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, जो नेक्स्ट जो मैं जानना चाहती हूँ आपसे, ये एक तरीके से यूं मान लीजिए, आप अपने थॉट्स भी इसमें रख सकते हैं। ये जो EWS जो आया है, या एक तरीके से अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं रूल्स का ही पार्ट है, तो आपकी नजर में EWS है ये कितना सही है? EWS जो है, चूंकि हमारे समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, तो यह तो बीकर सेक्शन के लिए, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके बीकर सेक्शन के लिए ठीक ही है, लेकिन सही व्यक्ति को मिले इस बात को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सही व्यक्ति को है जो कि नहीं मिल पाता है, उसका जो लोग हैं उन्हीं को है जो मिल पा रहा है। इसलिए सही है कि जो लोग कमजोर हैं समाज में, हमारे हर तबके के लोग, गरीब हैं अमीर हैं, इसलिए उनको दिया जा रहा है तो सही ही है, उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि हम
सोसाइटी में इक्वलिटी का, समानता का होना चाहिए। जी सर। सर इसमें मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपन बात करते हैं कि रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे ईडब्ल्यूएस पे ही हमने बात की है, और जो कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हमें मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ में सर ये जो बहुत बार क्वेश्चन उठाया जाता है, हालांकि रिलीफ नहीं मिलता, ये बात भी सही है, लेकिन क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, जब डीपली हम जा रहे हैं, तो जो प्रमोशन में जो ये रिजर्वेशन मांगते हैं कि जो पदोन्नति है उसमें भी हमें आरक्षण दिया जाए, जबकि मिलता नहीं है अमूमन जो है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी डिनाई कर चुकी है, ठीक है। तो ये किस हद तक ये सही है कि आपको जो है कि नियुक्ति में आपको आरक्षण मिल गया, लेकिन नियुक्ति के बाद में जो कि पदोन्नति होती है, प्रमोशन जो मिलता है, वो आपकी कार्यशैली और आपके जो अचीवमेंट्स है उसके बिहाफ में आपको मिलता है, तो उसके बिहाफ में आपको रिजर्वेशन मिले, ये किस हद तक सही है? ठीक है, चूंकि कार्यशैली आपके व्यक्ति का पहचान उसके कर्तव्य से होती है, तो इसलिए तो ठीक है, आप वीक हैं तो आपको है जो कि एक बार है जो कि आरक्षण दे करके ऊपर ला दिया गया, लेकिन उसके बाद तो भाई आप मेहनत कीजिए थोड़ा, उसमें आप अपने एक्टिविटी दिखाइए। इसलिए है जो कि प्रमोशन में आरक्षण की तो आवश्यकता नहीं ही है, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का भी कहना वो सही है, क्योंकि आप तो भाई आपको लाभ दे कर करके आपने उस आज पहुँच गए, और उसके बाद आप जो हैं अपना कार्यशैली कीजिए, कर्तव्य पर अपने कर्तव्य निष्ठ रहिए, अपने आप आपका प्रमोशन हो जाएगा। जो एक्टिविटी है आपके जो क्रियाकलाप है उसके आधार पर। जी सर, क्योंकि इन दिनों आजकल बहुत बार मांग की जाती है, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत लोग जो है रिजर्वेशन की बात कहने लगे हैं, और रिजर्वेशन तो है ही, नियुक्ति में तो है ही है, उसके अलावा प्रमोशन में भी कहने लगे हैं, तो यही एक चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी थी। और सर इसमें जो मेरा हमारी जो चर्चा है, इसमें जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि क्या सर्विस मैटर में, मान लीजिए आपने हाई कोर्ट में फाइल किया, आपने जो अथॉरिटीज हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें आपने फाइल किया, आपको रिलीफ नहीं मिला, तो क्या ऐसा किसी तरीके का प्रावधान है जो कि 136 जो है अपना एसएलपी जो है, स्पेशल लीव पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें दाखिल की जा सकती है? क्या ऐसा कोई वे आउट है? क्योंकि हाँ, अगर माननीय उच्च न्यायालय से है जो कि आपको है जो कि रिलीफ नहीं मिलता है, तो उस आदेश के है जो कि उस आदेश के लाइट में आप है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है जो कि आर्टिकल 32 के तहत है जो कि रिट दाखिल कर सकते हैं, जहां पर आपका है जो कि अगर बातों को सुना जाएगा, देखा जाएगा, और उसके बाद आपको न्याय मिलेगा। जी 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 सर, जी सर। तो सर काफी अच्छा लगा सर आपके साथ आज ये सर्विस मैटर्स पे जो है चर्चा करके, और काफी सारी चीजें जो है क्लियर हुई है, और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो आपके लिए जो है अपने जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं सर, वो डाल सकते हैं, और आप उनका आंसर आप दीजिएगा सर। आपने समय निकाला सर, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, इसके लिए आपका और आपका सारे टीमों का धन्यवाद। जी सर। तो सर कैसा महसूस हो रहा है आपको कानून गुरु को ज्वाइन करके, जो कानून गुरु जो एक प्लेटफॉर्म है लॉयर्स के लिए, क्योंकि लॉयर्स के लिए हर तरीके से हर परिप्रेक्ष्य में काम किया जाए, उसके लिए ये एक नई पहल है, तो आप चूंकि अभी इससे जुड़े हैं, तो जब आप इस मंच पे आए हैं और सारी चीज जो हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, या कैसे आपके व्यूज हैं कानून गुरु को लेके? कानून गुरु आपका बहुत ही हमें अच्छा लग रहा है कि कानून गुरु एक प्रकार का एडवोकेट्स के लिए है जो कि प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया है, और इससे है जो कि अधिवक्ता तो एक सोशल वर्कर हैं ही, और इनका है जो कि और भी अपना है जो कि समाज के लिए एक है जो कि एक अधिवक्ता, चूंकि हम लोग हैं जो कि मेरे नजर दृष्टि में जो कि चूंकि हमने जो है आपको है जो कि अपना फी भी बहुत कम ही बताया होगा, 500। कुछ लोग कह भी रहे थे कि आप इतना, चूंकि हम लोग एक सोशल वर्कर हैं, तो उस ध्यान से हम लोग रखें कि चूंकि हमारे पास गरीब भी अमीर भी हर तबके के लोग हमारे समाज में रहते हैं, तो हमारे साथ जो है हर व्यक्ति के लोग जुड़ सकें, और इसमें आपका है जो कि कानून गुरु भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है, ताकि अच्छे से अच्छे एडवोकेट को है जो कि वो लोगों के बीच में पहुंचा पा रहे हैं, आम जनता के बीच में पहुंचा पा रहे हैं, जिससे कि अपना यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या तो अन्य माध्यमों से है जो कि अधिवक्ताओं को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और उन तक अपना संपर्क बना पाएंगे।
जिससे कि जो कि अधिवक्ता के साथ साथ उन लोगों को भी जो न्याय पाने के लिए जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी सहूलियत मिलेगा कि हम कहाँ अच्छे एडवोकेट को से संपर्क कर पाएं और उनको है जो कि समय पर न्याय मिल सके। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इन शब्दों के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।